हेलो फ्रेंड, मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमने एएमयू, यूपी पॉलिटेक्निक और दिल्ली पॉलिटेक्निक का हमने एक बैच शुरू किया है, जिसमें हम आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम जो उसका होता है उसकी तैयारी कराएंगे। जिसमें मैं तरुण आपको मैथ पढ़ाऊँगा। तो मैंने आपका सिलेबस एक दिन पहले डिस्कशन कर दिया था, जिसमें हमने ये सोचा कि आप लोगों का जो नंबर सिस्टम नाम का जो चैप्टर था, एएमयू में भी है, दिल्ली पॉलिटेक्निक में भी है और यूपी पॉलिटेक्निक में है। हमने सोचा कि जो तीनों में जो कॉमन है पहले हम उसे करते हैं, फिर जो अलग अलग, जैसे कि हमारा यूपी पॉलिटेक्निक है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा दिया है तो उसे हम अलग से करेंगे, लेकिन जो तीनों में दिया है पहले हम उसे करेंगे। तो आज हम अपना नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम देखिए, इसमें पहले हम आपको बता दें इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। यदि आपको लगे कि नहीं ये नहीं पढ़ना, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 17 17 46 51 53 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें पूछ सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं हमें। देखिए, इसमें हमें नंबर सिस्टम में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें हमें पढ़ने हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट्स नंबर, इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजकता से संबंधित कुछ नियम, लाई ऑफ डिविजिबिलिटी रिलेटेड विथ आइडिस यानी कि घातांक से संबंधित विभाजकता का नियम, शेषफल प्रमेय भी इसमें दिया है यानी कि रिमाइंडर थ्योरम ये भी है, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू सीक्वेंस टेस्ट ऑफ बीइंग प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याओं की जांच करना, और संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना, और 4 से भाग देकर कैसे हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो इसमें यदि आपको कुछ लगा हो कि नहीं ये वाला चैप्टर छूट गया है, इसमें ये टॉपिक कवर नहीं हो रहा है, तो आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, जो कि है 17 17 46 51 53। आप हमें इस पे व्हाट्सएप कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो क्लास है ये मंडे टू सैटरडे रहेगा, और हमारा क्लास 9 AM पर चलेगा। तो आइए देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन अभी था हमारा टॉपिक, उसमें क्या था, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं, सीधी सी बात है भाई, आप ये समझो जिन संख्याओं से हम गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5, जो भी संख्याएं यानी कि जिनसे हम किसी भी वस्तु को गिन सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दे रखा है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे इनफाइनाइट तक आप चले जाओ, जितने भी नंबर होते हैं आपके नेचुरल नंबर होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर, अब मान लो कि कोई भी प्राकृतिक संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे दे रखा है। यदि इसमें हम जीरो को भी शामिल कर लें, यानी कि हम यदि नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लें तो हमें क्या हो जाएगी, ये होल नंबर हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा होल नंबर। ठीक है। और पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक देखो क्या होते हैं ना, जो पूर्णांक होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसे एक नंबर लाइन खींच रखी है, यहाँ पे ये जीरो है हमारे पास, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे आएंगे तो हमारा नेगेटिव। यानी कि होल नंबर ऐसे होते हैं, यानी कि इंटीग्रल्स ऐसे होते हैं, यानी कि पूर्णांक ऐसे संख्याएं होती हैं जिनमें -1 -2 से लेकर +1 +2 +3, यानी कि इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकता है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकता है। यानी कि वे संख्याएं जिनमें माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं आ जाएं जीरो सहित, वह संख्याएं हमें क्या कहलाती, पूर्णांक कहलाती हैं। अब इसमें क्या, एक होता है हमारे पास इवन नंबर, यानी कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हैं, यानी कि जो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी उसे हम सम संख्याएं बोलती हैं। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 20 हो गया, यानी कोई भी ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइडेबल है
वो हमें सम संख्याएं कहलाएंगी। और ऑड नंबर क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हैं, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हैं ऑड नंबर कहलाएंगी। यानी कि फिर 2 से विभाज्य नहीं है तो किससे विभाज्य होंगी? या तो वो स्वयं से विभाज्य होंगी या तो 1 से, यानी कि 1 से या तो स्वयं से। जैसे कि हम मान लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो 5 क्या 1 से डिवाइडेबल है और 5 से डिवाइडेबल, बाकी ये किसी से डिवाइडेबल नहीं है। यानी कि ये वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं है हमारे पास ऑड नंबर कहलाएंगी। अब इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों को परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाए, बट q डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा भाई ये बताओ, हमें q इक्वल टू 0 हो जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? आखिर क्यों हम बोल रहे हैं कि q इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम p/q लिखेंगे और q को यदि हम 0 कर देते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए किसी भी संख्या में हम 0 से जब भाग देते हैं इसका वैल्यू हो जाता है इनफाइनाइट। जब उसका वैल्यू ही इनफाइनाइट है तो वो वहाँ पे रेशनल नंबर कैसे रह गई, यानी कि परिमेय संख्याएं कैसे रह गई? वो तो अपरिमेय संख्या हो गई ना। यानी कि यहाँ पर q इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाएं वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसमें शर्तें लागू हैं। शर्त यह है कि q को हम 0 के बराबर नहीं रख सकते। इसमें अभी आपका रूट वाला भी आ जाता है। रूट वाले भी वैल्यू जो होते हैं वो भी परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। नहीं, परिमेय संख्याएं होती हैं। रूट वाली जो वैल्यू आ जाती हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। रियल नंबर क्या होती हैं? देखिए, जो हमारे पास परिमेय संख्याएं आई और जो अपरिमेय संख्याएं आई, इन दोनों को मिलाकर तथा वास्तविक संख्याएं, यानी कि जो हमारे पास अपरिमेय संख्याएं आई और परिमेय संख्याएं दोनों को यदि हम मिला दें तो हमारे पास क्या हो जाएंगी? वो रियल नंबर हो जाएंगी। प्राइम नंबर क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, यहाँ पे हमने 17 ले लिया। 17 किससे किससे डिवाइडेबल है? 17 या तो 1 से डिवाइडेबल है या तो 17 से डिवाइडेबल है। यानी कि यह खुद, यानी कि स्वयं और एक के अलावा किसी और से यदि डिवाइडेबल नहीं है तो हमारी क्या होंगी? वो अभाज्य संख्या है। और विषम संख्याएं, देखिए विषम संख्या में ऐसा नहीं है कि मतलब अ, जैसे कि यहाँ पे हमने विषम संख्या भी बताया था आपको, विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं है लेकिन वो 1 से मतलब होंगी विभाज्य, और 2 के अलावा यदि 3 से भी डिवाइडेबल है ना तब भी वो विषम संख्याएं कहलाएंगी। यानी कि विषम संख्याओं के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो 2 से डिवाइडेबल नहीं होनी चाहिए। यदि 2 से डिवाइडेबल है तो सम संख्या, यदि 2 से डिवाइडेबल नहीं है तो हमें विषम संख्याएं कहलाएंगी। आ जाइए, तो आप प्राइम नंबर समझ गए होंगे। प्राइम नंबर ऐसी नंबर होती हैं जो 1 से डिवाइडेबल होंगी, या तो 1 से और या तो स्वयं से डिवाइडेबल होंगी, जैसे कि हमने 17 का उदाहरण लिया था। नेक्स्ट संख्या है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होती है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त एक या एक से अधिक संख्याओं से डिवाइडेबल हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे उदाहरण के तौर पर ले लिया 18। 18 हमारे पास क्या है? 18 1 से तो डिवाइडेबल है, 2 से भी है, और ये किससे है? 18 जो हमारा है, ये देखिए 18 है, थोड़ा ध्यान से, 3 से भी डिवाइडेबल है, 6 से भी डिवाइडेबल है। यानी कि ये संख्याएं कंपोजिट नंबर कौन सी संख्याएं हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं, यानी कितना से भी डिवाइडेबल है, एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर इसके अतिरिक्त 2 से 3 से 4 से, यानी कि एक स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी यदि डिवाइडेबल है तो संख्याएं हमें कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट इसमें दे रखा है 2 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी संख्या लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक तो इकाई का अंक होता है और एक होता है दहाई का अंक। एक इकाई का अंक, मान लीजिए यहाँ पे हमने यदि 12 लिखा तो ये इसमें 2 जो है हमारे पास इकाई का अंक और 1 है दहाई का अंक। आखिर ये 12 इसमें 2 अंक बची, 1 और 2 से मिल के बना है, तो हम 12 को 12 कैसे लिखेंगे? इसके लिए हमारा फार्मूला होता है 10x + y। जो यक्स होता है यहाँ पर ये दहाई का अंक होता है और y जो होता है इकाई का अंक। यानी कि फिर इसे हम अपने भाषा में लिखें तो कैसे लिखेंगे? यानी कि 10 गुणे दहाई का अंक, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, जिसे हम आमतौर पे 10x + y बोल देते हैं। ये संख्याएं हमारी होती हैं 2 डिजिट्स नंबर होती हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया। एक हमारे पास होता है विभाजकता का नियम।
देखिए थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था। एक होता है हमारे पास विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम क्या होता है, इसके लिए आप थोड़ा देख लीजिए। 2 से डिवाइडेबल होने के लिए उस संख्या के अंतिम यानी कि इकाई अंक, अभी हमने आपको बताया था 10x + y वाला जो फार्मूला बताया था, इसमें जो x होता है हमारे पास दहाई का अंक होता है, ये हमारे पास दहाई का अंक होता है, और जो y होता है हमारे पास इकाई का अंक होता है। तो 2 से विभाजित होने के लिए कोई संख्या क्या होनी चाहिए, उसका जो इकाई का अंक होगा, यानी कि जैसे यहाँ पे दे रखा है कि इतना दे रखा है, इसमें देखिए इकाई का अंक 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है। यानी कि कोई भी संख्या 2 से डिवाइडेबल तभी होगी जब इसका इकाई का अंक या तो 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। यानी कि 0, 2, 4, 6, 8, यदि ये संख्या है उसके इकाई के अंक की जगह पे आ रही हैं, वो संख्याएं हमारी 2 से डिवाइडेबल होंगी। ये तो 2 से डिवाइडेबल का हो गया। 3 से डिवाइडेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या 3 से डिवाइडेबल होने के लिए उसकी शर्त यह है कि जितनी जो भी संख्या हमारे पास दे रखा है उसका टोटल योग, यानी कि उसका टोटल जो होगा वो 3 से डिवाइडेबल होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है 75,684, इसका हमने टोटल योग जब किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7, 5, 12, 12 और 7, 12 और 6, 18, 18 और 8, 18 और 8 और इधर 4, यानी कि 8, 4, 12 ये हो गया, यानी कि 18 या फिर 12, यानी कि 8, 2, 10 और 1, 1, 2 और 1, 3, यानी कि इसका टोटल योग कितना आ रहा है हमारे पास 30 आ रहा है, जो कितने से डिवाइडेबल है, 3 से डिवाइडेबल है। यानी कि वे संख्याएं जिनका टोटल योग यानी उसका टोटल यदि हम करें तो यदि उनका टोटल यदि 3 से डिवाइडेबल है तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइडेबल होगी। नेक्स्ट देख लीजिए, आप इसमें कई उदाहरण दे रखा है, आप उदाहरण को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि समझ में फिर भी ना आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कर दीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आया, मैं दोबारा इसे बता दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास 9 से डिवाइडेबल होने के लिए। अच्छा, एक बात आपने कभी सोचा कि 9 से डिवाइडेबल होने के क्या होना चाहिए, हमारे पास जो संख्याएँ हैं चूँकि 9 हमें पता है कि 2 और 3 के लिए तो हमने निकाल लिया, 2 और 3 से डिवाइडेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो यदि 9 से डिवाइडेबल के लिए बात पूछ रहा है तो 9 से डिवाइडेबल तो तभी होगा जब वो 3 से डिवाइडेबल होगा, क्योंकि जो 9 है वो खुद 3 से डिवाइडेबल है, यानी कि 9 से डिवाइडेबल होने के लिए उसे 3 से भी डिवाइडेबल होना चाहिए। फिर भी इसके लिए भी यानी कि जो 3 का रूल होगा वही 9 का भी रूल होगा, सीधी सी बात है, आप समझ गए होंगे बात। यानी कि जैसे यहाँ पे एक संख्या दे रखा है यहाँ पर इतना, फिर हमें याद करना है कि ये संख्या 9 से डिवाइडेबल है या नहीं। 9 से चूँकि हमें पता है यदि ये संख्या 3 से डिवाइडेबल होगी तो 9 से भी डिवाइडेबल होगी, ये ज़रूरी नहीं है। यदि 9 से डिवाइडेबल होगी तो 3 से डिवाइडेबल होगी, ये ज़रूरी है। लेकिन यदि संख्या 3 से डिवाइडेबल है तो 9 से डिवाइडेबल हो, ये ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि जो 3 है वो 9 का एक गुणनखंड है। इसके वजह से यदि 3 से डिवाइडेबल होगी तो ज़रूरी नहीं कि वो 9 से भी डिवाइडेबल हो, क्योंकि इसके लिए एक और 3 की ज़रूरत पड़ेगी तब जाके वो 9 से डिवाइडेबल होगी ना। लेकिन यदि कोई भी संख्या 9 से डिवाइडेबल है तो 3 से डिवाइडेबल होगी, यह कन्फर्म होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 9 से डिवाइडेबल होने के लिए जो भी यहाँ पे संख्या दे रखा है उसका हम टोटल योग करेंगे, 27 आ रहा है। अब 27 यदि 9 से डिवाइडेबल है तभी ये संख्या 9 से डिवाइडेबल होगी। जैसे यहाँ पे कई उदाहरण दे रखा है कि आप उदाहरण एक बार देखिएगा, ना समझ में तो फिर बताइएगा आप हमें। 5 से डिवाइडेबल होने के लिए, 5 से डिवाइडेबल होने के लिए बहुत सिंपल ही इसका है, उसके जो इकाई का अंक होगा या तो 0 होगा या तो 5 होगा, यानी कि कोई भी संख्या 5 से तभी डिवाइडेबल हो सकती है जब उसकी इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। अच्छा देखिए नेक्स्ट, 4 से डिवाइडेबल होने के क्या नियम होते हैं। देखिए 4 से डिवाइडेबल आप यदि सोच रहे हो, अच्छा देखिए 4 से डिवाइडेबल होने के लिए क्या वो 2 से डिवाइडेबल होनी चाहिए। देखिए यदि कोई भी जो संख्या दे रखा है यदि वो 4 से डिवाइडेबल है तो 2 से तो डिवाइडेबल होगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन यदि कोई भी संख्या यदि 2 से डिवाइडेबल है तो 4 से डिवाइडेबल हो, ये बात कन्फर्म नहीं है। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, हमने यहाँ पे 6 ले लिया, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, हमने यहाँ पे 6 ले लिया, चूँकि 6 जो है वो 2 से डिवाइडेबल है,
लेकिन ये जो 6 है 4 से डिवाइडेबल है नहीं है। मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 का कोई भी मल्टीपल ले लिया, हमने 12 ले लिया, 12 हमने लिया, चूँकि यह 12 4 से डिवाइडेबल है, 2 से हम देखेंगे तो 2 से भी डिवाइडेबल। यानी कि इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई भी संख्या जो दे रखा है, यदि वह संख्या 4 से डिवाइडेबल है तो 2 से डिवाइडेबल होगा, ये बात कन्फर्म है। लेकिन यदि कोई भी संख्या 2 से डिवाइडेबल है तो 4 से डिवाइडेबल होगा, ये बात कन्फर्म नहीं है। तो 4 से डिवाइडेबल के लिए क्या करते हैं, देखिए 4 से डिवाइडेबल के लिए जितनी जो भी हम हमारे पास संख्या दे रखा है उसका लास्ट का टू डिजिट देखते हैं, 2 डिजिट। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास 97, 81, 32 दे रखा है तो उसका लास्ट का यानी कि इकाई का अंक और दहाई का अंक देखते हैं। यदि इकाई और दहाई का अंक, इसे जोड़ना नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से डिवाइडेबल है, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइडेबल है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइडेबल होगी। कोई भी आप संख्या ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे 84, 42, 54 दे रखा है, इसमें 54 हमारे पास हो जाएगा लास्ट का टू डिजिट। इसमें हम 4 के डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड में 4 एकम 4 हो जाएगा 1, यानी कि ये संख्या हमारे पास क्या है, 4 से डिवाइडेबल नहीं है। यानी कि ये जो हमारे पास 84, 42, 54 दे रखा है वो 4 से डिवाइडेबल नहीं होगा। 8 से डिवाइडेबल के लिए देखिए सेम इसमें भी, चूँकि हमारे पास जो 8 है, 8 के 2 फैक्टर होगा, या तो 2 भी होगा, इसका 4 भी होगा फैक्टर। यदि कोई भी संख्या 8 से डिवाइडेबल है तो 2 से डिवाइडेबल होगी, कोई संख्या 8 से डिवाइडेबल है तो 4 से डिवाइडेबल होगी। लेकिन यदि वो 2 से डिवाइडेबल है तो ज़रूरी नहीं कि वो 8 से डिवाइडेबल हो। वैसे यदि 4 से डिवाइडेबल हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो 8 से भी डिवाइडेबल हो। इसके लिए क्या करते हैं हम, 8 से डिवाइडेबल करने के लिए कोई भी संख्या यहाँ पे जैसे दे रखा है, ये वाली संख्या, ये संख्या दे रखा है 67, 95, 414 दे रखा है। तो 8 से, चूँकि हमने अभी क्या देखा था, 4 से डिवाइडेबल के लिए 2 अंक लेते हैं और 2 से डिवाइडेबल के लिए 1 अंक लेते हैं और 4 से 2 अंक। लेकिन 8 से डिवाइडेबल होकर लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा तक देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 416 हो जाएगा। हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 से करेंगे तो 5, 40, 1, 8 दूनी 16, यानी कि ये जो लास्ट का 3 डिजिट है यह हमारा 8 से डिवाइडेबल है। यानी कि 8 से डिवाइडेबल तो पूरी संख्या हमारे पास क्या होगी, 8 से डिवाइडेबल होगी। नेक्स्ट देख लीजिए 11 से, बस आज यहाँ तक करेंगे हम। 11 से डिवाइडेबल आपको बता देते हैं, फिर अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक ही दिन आप पूरा जान जाएंगे तो आप उसे मतलब सही से समझ नहीं पाएंगे। आज आपको मैं जितना दे रहा हूँ आज उतना लीजिए, फिर आगे का भी हम बता देंगे आपको, धीरे धीरे करके बताएंगे। कोई भी चीज़ एक ही बार में नहीं हो पाता है, यानी कि आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी चाहिए उसके लिए। 11 से डिवाइडेबल होने का क्या रूल है, आप इसे देख लीजिए। कोई भी संख्या 8, 11 से तभी डिवाइडेबल होगी जब इसके कोई भी संख्या, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, हम इतना बड़ी संख्या दे रखा है, हम इतनी बड़ी संख्या नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए 121 हमने ले लिया। तो यह संख्या 11 से डिवाइडेबल तभी होगी जब इसके विषम पद पे जो संख्या आ रहा है उसका योग और सम पद पे जो संख्या आ रहा है उसका योग बराबर होगा। यानी कि हमारे पास 121 में सम और विषम कितना होगा, ये तो हमारे पास, यानी कि नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें, मतलब इस साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं और इस साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, चाहे जिधर से भी करें। हमने नंबरिंग इधर से किया, 1 ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि ये वाला विषम नंबर पे आ गया, ये वाला विषम नंबर पे आ गया। यानी कि विषम संख्याओं का जो योग होगा सम संख्याओं के योग के यदि बराबर है तब क्या होगा, वो 11 से डिवाइडेबल होगा। या इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं सम स्थान पे जो संख्या है उसका योग, यदि इन दोनों का, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, यदि वो 11 से डिवाइडेबल है तभी ये संख्या हमारे पास क्या, मतलब 11 से डिवाइडेबल होगी। जैसे यहाँ पे हमने देखी 121 ले लिया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यानी कि दोनों का योग 2 हो गया। यहाँ पे 2 पहले से, यानी कि 2 ये हो गया। दोनों का जब हम मतलब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि 0 आ रहा है, यानी कि अंतर 0 हो या तो 11 का गुणज होना चाहिए। यानी कि इन दोनों का जो अंतर है, सम स्थान पे जो संख्याएं हैं और विषम स्थान पे जो संख्याएं, इन दोनों का जो अंतर आ रहा है या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए, तब जाके वो संख्या हमारे पास 11 से डिवाइडेबल होगी। तो बस हम आज इतना ही रखते हैं, आगे भी है हमारे पास काफ़ी है, तो आज हम इतना ही रखते हैं।
आपको हम धीरे धीरे करके पूरा करा देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि इसमें लॉकडाउन में कोई भी कोचिंग नहीं खुल रहा है। तो आप लोग AMU, यूपी पॉलिटेक्निक और दिल्ली पॉलिटेक्निक की जो भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो उसकी तैयारी के लिए आपको कोचिंग जाना ज़रूरी है, नहीं तो आप कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे। बहुत से बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए इसे, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ, हम यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। यदि आप इस बात से डरते हैं कि हम यदि शेयर करके उससे ये बात बता देंगे तो हमसे आगे निकल जाएगा, तो आप गलत हैं। क्योंकि मैं आपको करा रहा हूँ, मैं मतलब इस संडे तो नहीं, अगले संडे को टेस्ट लूँगा इसका, जितना भी एक सप्ताह में पढ़ाया रहूँगा उसका मैं संडे को टेस्ट लूँगा। तो आप खुद ही जांच लीजिएगा कि हम एक हफ्ते में जो पढ़े हैं वो हमें जब याद नहीं है तो इतने दिनों के बाद से जो होने वाला है एग्ज़ाम, उसमें उसे कैसे याद रहेगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवीजन। यदि किसी भी बंदे का रिवीजन है तो तभी वो क्वेश्चन को सही कर सकता है। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।